टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और गौरी और हम मिल करके आपको कई सारे टैक्स बचाने के बेहतरीन टिप्स देने वाले हैं, जिस पर आपको खास ख्याल रखना, खास तौर से तब जब आप अभी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर बोगस क्लेम पर है इनकम टैक्स विभाग की पैनी नजर, आपके एम्प्लॉयर के दिए हैं सख्ती के निर्देश। प्री फील्ड आईटीआर पर भरोसा बढ़ा सकता है मुश्किलें। और फॉरेन एसेट के मामले में कौन कौन सी बातों का रखें ख्याल ताकि आगे चलकर इनकम टैक्स के नोटिस से आप बच सकें, उसकी दिक्कत ना रहे। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा वो है आईटीआर से पहले बहुत सारी चीज़ें लोग कोशिश करते रहते हैं, टैक्स बचाने की बहुत सारी कोशिश अब तक आप कर चुके होंगे। तो दो बातें हैं, एक है क्लेम को लेकर के। आप क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स में छूट को क्लेम पाने के लिए कई सारे तरकीब निकालते हैं जो नियम के दायरे में होता है। कई बार जानबूझ के नियम की अनदेखी कर दी जाती है, तो कई बार अनजाने में नियम की अनदेखी कर दी जाती है। तो दोनों मुद्दों में आपको सतर्क काफ़ी रहना है, क्योंकि आखिरकार झेलना आपको पड़ता है। सतर्कता किस तरह की बरतनी है आज हम समझेंगे गौरी से। गौरी, खासतौर से क्लेम को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब इसको काफ़ी सख्त हो गया है। बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए जो एम्प्लॉयज़ अपनी आईटीआर फाइल करते हैं उसमें कोई डिडक्शंस अगर वो क्लेम कर रहे हैं, यानी कि अगर वो ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं, और आज भी कई लोग हैं जो छोड़ नहीं पा रहे हैं ओल्ड रिजीम को, चाहे वो 10 या 20% लोग ही रह गए हैं, तो उनके लिए ये जो डिडक्शंस हैं, एचआरए, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट या डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ये बहुत मायने रखता है। अब जब आप अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए, जब आपको सीटीसी दिया जाता है सबसे पहले, तो एम्प्लॉयर को आप डिस्कस करते हैं हमारा सीटीसी का क्या बाइफिकेशन होगा। और जब आपकी टीडीएस रिटर्न एम्प्लॉयर फाइल करता है, उस वक्त एम्प्लॉयर आपसे जो डिडक्शंस आप क्लेम कर रहे हैं उसके कुछ प्रूफ्स मांगता है। वो जो प्रूफ्स आप सबमिट करते हैं वो कितने ऑथेंटिक है, ये एम्प्लॉयर पहले भी देखता था, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारे एम्प्लॉयर्स को कहा है कि आप इसको और ज़्यादा ध्यान से देखें, कोई फेक क्लेम ना ले रहा हो एम्प्लॉय। क्योंकि देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके फॉर्म 16 पे भरोसा कर रहा है। वो आपसे सारे क्लेम्स, जो रिसीट्स हैं या आपके जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वो आपकी रिटर्न में नहीं मांगता आपसे, वो एम्प्लॉयर पे भरोसा कर रहा है कि ये सब चीज़ें एम्प्लॉयर ने चेक कर ली हैं। तो एम्प्लॉयर को ज़्यादा केयरफुल रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे कि आपने एचआरए क्लेम किया और पिछले कई सालों आप एचआरए क्लेम कर रहे थे, लेकिन इस साल एचआरए में क्योंकि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मांगे गए हैं, जहां पे आपसे रिलेशन भी पूछा जाएगा कि आपका क्या रिलेशन है लैंडलॉर्ड से, या आपको पैन डिटेल्स देनी होती हैं, और जहां पे एम्प्लॉई को लगता है कि यहाँ पे हम अब फंस सकते हैं क्योंकि ज़्यादा सख्ती हो गई है, तो वहाँ पे सडनली एम्प्लॉयज़ एचआरए की जगह कोई और डिडक्शन क्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनकी नज़र है। एलटीए, जहाँ पे आप फेक ट्रैवल बिल्स डाल देते हैं, या आपने बुकिंग कराई और बाद में आपने उसको कैंसिल करा लिया, वहाँ पे भी आप फंस सकते हैं। आपने पहले एम्प्लॉयर के पास तो न्यू रिजीम ऑप्ट कर ली, रिटर्न भरते वक्त आपने ओल्ड रिजीम ऑप्ट करी। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम हमेशा बात करते हैं, आप रिटर्न भरते वक्त इसको स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन प्रूफ्स हैं तो आप मान के चलिए कि आपके पास हो सकता है नोटिस आए, आपके पास जेन्युइन प्रूफ्स हैं, तो आप प्रूव कर पाएंगे कि ये बहुत ही जेन्युइन आपका केस है और आपको सारी ये डिडक्शंस मिलनी चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान अब एम्प्लॉयर को और ज़्यादा देना होगा, और जो फॉर्म 16 अब दिए जाएंगे वो पूरी वेरिफिकेशन के बाद आपको दिए जाएंगे। तो ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम की बात क्यों करें, न्यू टैक्स रिजिम में भी कई सारे रिइंबर्समेंट क्लेम होते हैं, उसमें भी लोग कई बार लापरवाही बरतते हैं। देखिए, बातें ये चीज तो दोनों में लागू होती है, ओल्ड और न्यू दोनों में, लेकिन ज्यादा स्कोप टैक्स इवेजन का ओल्ड में रहता है, इसलिए हम ओल्ड की बात कर रहे हैं। अब जो ओनस जो है वो डाल दिया गया है एम्प्लॉयर के ऊपर कि भाई हम तो एक एक चीज़ मांग नहीं रहे हैं, हम तो आप जो रिटर्न फाइल का जो दे रहे हैं डॉक्यूमेंट उसके आधार पर जा रहे हैं। रिइंबर्समेंट क्लेम या फिर डिडक्शन क्लेम, वो सब आपके और एम्प्लॉय के बीच में है। तो अब एम्प्लॉयर को देखना है कि हमारे एम्प्लॉय ने जो दिया वो सही दिया कि नहीं दिया। लेकिन देखिए, ये है बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एंड से नोटिस आएगा ना, तो जो पेनल्टी है वो तो एम्प्लॉई पे ही लगेगी। फिर भी आपका इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स एडिशनल जो भी लगेगा वो एम्प्लॉई को ही देना है। तो एम्प्लॉई को रिटर्न भरते वक्त भी केयरफुल होना है। आप ये नहीं सोच सकते कि एम्प्लॉयर के पास हमने सारे प्रूफ सबमिट कर दिए, चाहे आपने वो फेक करे और एम्प्लॉयर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खत्म हो जाती। रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी आप ही की है। नोटिस
आएगा तो आप ही को आएगा और आप ही को उससे डील करना है। आप अपना जो भी उसका ओनस है वो एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं डाल सकते, वो एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं डाल सकते। लेकिन ऐसे में अगर आपके पास एम्प्लॉयर बहुत ज़्यादा पूछताछ करे ना कि ये कहाँ से डिडक्शन लाया, यहाँ ये कहाँ से आपने रिम्बर्समेंट क्लेम किया, तो आप एम्प्लॉयर पे नाराज मत होइएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर दरअसल आपको बचा रहा है। जो कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर पकड़ा तो फिर फंसेंगे आप। तो एम्प्लॉयर को कहा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आप भाई साहब इन सब चीज़ों पर पैनी नज़र रखिए, कोई फर्जी कोई बोगस क्लेम ना करे, कोई डिडक्शन क्लेम ना करे, जो हो वो जेन्युइन क्लेम करे। इस वजह से कई बार एम्प्लॉयर आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करता है, तो आप वहाँ पे सहयोग करें और कोशिश करें कि कोई जाने अनजाने में कोई बोगस कोई फर्जी क्लेम ना हो, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें आ गई, AI आ गया है, IT आ गया है कि ये सारी चीज़ें आपको आराम से पकड़ में आ जाती है। एक चीज़ और का कि जब हम लोग रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो रिटर्न फाइल करने का समय भी आ चुका है, तो अभी फॉर्म 16 को हम लोग जो है सो बहुत ज़्यादा भरोसा करके चल रहे होते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है? देखिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, प्रीफिल्ड फॉर्म आते हैं, प्रीफिल्ड फॉर्म्स आ रहे हैं कुछ सालों से और लोग उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। अगर हम प्रीफिल्ड फॉर्म्स को देखें उन केसेस के लिए जहाँ पे आपका सिंपल फॉर्म 16 आ रहा है, आपका छोटा मोटा कोई सेविंग्स का इंटरेस्ट है या FD का इंटरेस्ट है जो ऑलरेडी आपके AIS में आ रहा है, आप उसको अपने रिटर्न में प्रीफिल्ड में आ रहा है और आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि आपके कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, सेल ऑफ इक्विटी है, या आपकी कोई सेल ऑफ एनी अदर एसेट है, या आपके कुछ ऐसे क्लेम्स हैं जहाँ पे टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशंस के बाद उसको रिटर्न को नहीं भरते। आप ब्लाइंडली फॉर्म जो प्रीफिल्ड फॉर्म है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। और साथ ही साथ एक तो ये बात हो गई कि आप सारे क्लेम्स जो प्रीफिल्ड में आ रहे हैं वो नहीं कर सकते, आपको सब कुछ वेरीफाई करना है। दूसरा ये है कि कई बार हम प्रीफिल्ड फॉर्म फाइल तो कर देते हैं बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास टैक्स प्लानिंग का स्कोप था। वो प्रीफिल्ड रिटर्न कभी भी आपको टैक्स प्लानिंग करके नहीं देगी, वो आपको खुद ही आपको अपने प्रोफेशनल के साथ बैठ के करना है। तो ये दोनों ही चीज़ें अगर आपकी अप्लाई होती हैं, यानी कि आपकी रिटर्न में कुछ भी एडिशनल है, क्रिप्टो से इनकम है या कैपिटल गेन है, तो आपको रिटर्न जो प्रीफिल्ड है उस पर फुल्ली रिलाई नहीं करना है, अपने आप से देखना है, प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है और उसके बाद रिटर्न फाइल। तो प्रीफिल्ड को हम लोग अगर नहीं उसमें कोई दिक्कत पाई जाती है, कोई अंतर पाया जाता तो हम लोग उसको अमेंड कर सकते हैं अलग से? बिल्कुल बिल्कुल। प्रीफिल्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको एज इट इज फाइल करनी है। प्रीफिल्ड का मतलब ये है कि आपको सरकार हेल्प कर रही है कि ये रिपोर्टिंग हमारे पास है, आप देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो अपने हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल, तो चेंज करना बहुत जरूरी है इनफैक्ट। तो दरअसल अगर थोड़े से भी आमदनी इधर उधर से हो रही है, इधर उधर से मतलब सैलरी के अलावा हो रही है, जैसे क्रिप्टो की बात इन्होंने की, तो प्रीफिल्ड फॉर्म पे एक नजर डाल लीजिए कि वो सारी चीज़ें वहाँ मेंशन है कि नहीं मेंशन है, नहीं है तो आप उस हिसाब से उस चीज़ों को वहाँ पे दर्ज करिए और फिर अपना रिटर्न यहाँ पे फाइल करिए। और पूरे हर एपिसोड में हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से जुड़े हुए ऐसी बातें बताते रहेंगे, और कभी कोई दिक्कत हो तो आप लिखिएगा tax@moneycontrol.com पे, हम लोग उस दिक्कत को भी सुलझाएंगे। इस बीच कई सारे फोन कॉल्स आ चुके हैं, चलते हैं दिल्ली, जहाँ से अशोक कुकरेजा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अशोक साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण सर। नमस्कार गौरी मैडम। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। एक्चुअली लास्ट ईयर जून में हमारे यहाँ EPF ट्रस्ट होता था। EPF ट्रस्ट एबॉलिश करके उन्होंने सारा कॉर्पस EPFO को ट्रांसफर किया। तो जब वो एबॉलिश किया तो उन्होंने एक बम्पर इंटरेस्ट डिक्लेयर किया कॉर्पस पे 22.21% पे, क्योंकि ये 9.5% की स्टैच्यूटरी लिमिट से ज्यादा था, तो उन्होंने TDS काटा। एम्प्लॉयर पोर्शन पे जो इंटरेस्ट आया, ये एडिशनल इंटरेस्ट बियॉन्ड 9.5, उस पे उन्होंने मार्जिनल रेट पे इंटरेस्ट काटा, मींस टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल के। हालांकि जो एम्प्लॉय का पोर्शन था उस पे उन्होंने सिर्फ 10% काटा। तो अब मेरा सवाल ये है कि ये जो एम्प्लॉय पोर्शन का एडिशनल इंटरेस्ट है, क्या ये टैक्सेबल है? इन्होंने 194A के अंडर काटा है, जबकि एम्प्लॉयर पोर्शन का 192 के अंडर काटा है, सेक्शन 192 जी। मेरा सवाल ये है, जो एम्प्लॉय पोर्शन है क्या ये टैक्सेबल है इसमें? जबकि जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का वो लेस देन 2.5 लाख से नीचे है और एम्प्लॉयर का 7.5 से नीचे है, PF प्लस NPS मिला के। बट ये क्योंकि इंटरेस्ट अक्यूमुलेटेड कॉर्पस पे मिला है और 9.5 से ऊपर था तो उन्होंने TDS काटा है। मेरा क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय पोर्शन पे क्या ये टैक्सेबल है, क्योंकि उन्होंने 194A में काटा है, 192 में नहीं काटा।
ठीक है, गौरी बताएंगे। गौरी, तो देखिए तो अलग केस है। इसमें हाँ, दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, जैसे आपने कहा वो 2.5 लाख से कम है और इस केस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी है, तो अगर ये 2.5 लाख के ऊपर जाता है तो जितना 2.5 लाख के ऊपर गया उसका जो इंटरेस्ट होता है वो आपका टैक्सेबल माना जाता है। आपके केस में ये क्योंकि कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से कम है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी आपने कहा 7.5 लाख से कम है, तो इन केसेस में जो एडिशनल अमाउंट है उसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी लिमिट से नीचे फॉल करता है। जो दूसरा आपका सवाल है कि आपको ये जो एक बम्पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया गया है, एक तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, यूजुअली इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, इसीलिए इस साल मई से एक लॉ लाया गया है कि आप जो ईपीएफ का जो ट्रस्ट का जो आप इंटरेस्ट होता है वो आप स्टैंडर्ड जो ईपीएफ का रेट होता है उससे सिर्फ 2% मैक्सिमम ज़्यादा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो आपका ये जो 22.5 का है, ये आई थिंक मई से पहले आपको डिक्लेयर किया गया होगा। अब क्योंकि आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें मिला है, तो एक लॉ ये कहता है कि आपका जो इंटरेस्ट होता है ईपीएफ से, चाहे वो ट्रस्ट के थ्रू हो या ईपीएफ स्टैट्यूटरी से हो, तो आपका 9.5 तक ये एग्जेम्पशन दी जाती है। 9.5% के ऊपर ये जितना भी जाएगा आपका इस पे टैक्स काटा जाएगा, और जैसा आपने अभी कहा, मुझे लगता है 9.5 के ऊपर ही आपका टैक्स काटा गया है, और ये क्योंकि इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट है तो ये 194A में आपका डिडक्ट किया गया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और जितना भी आपका टीडीएस कटा है उसको आप टैक्सेबल इनकम में दिखाइएगा, जितना आपका कॉरस्पॉन्डिंगली इनकम बन रही है। जो 9.5 तक की आपका इंटरेस्ट की इनकम है उसको आप एग्जेम्प्ट इनकम में दिखाइएगा दोनों चीजें अपनी रिटर्न में बिल्कुल जरूर से, ताकि टोटल आपका मैच करे जितना भी आपको ईपीएफ ट्रस्ट से मिला है। अशोक जी, कोई कंफ्यूजन? ये मेरा ये लास्ट कंफ्यूजन यही है कि जो 9.45 से ऊपर है एम्प्लॉय की, इस पे ये टैक्सेबल है? बिल्कुल बिल्कुल। ईपीएफ के जो आपकी इंटरेस्ट की रेट है वो ही इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि 9.5 तक मैक्सिमम एग्जेम्प्ट की जाएगी। अगर ये 9.5 से ऊपर मिलता है, यानी कि जैसे ट्रस्ट के केस में ये ट्रस्ट के ऊपर है कि वो कितना डिक्लेयर करते हैं, तो 9.5 तक वो डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। 9.5 से ऊपर जाएगा तो वो टैक्सेबल माना जाएगा। और अब जैसे मैंने कहा कि ये इतना, इस साल से आपको इतना इंटरेस्ट कभी मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये लिमिट ही 2% तक बना दी गई है। जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्रिवेलिंग, उसके ऊपर 2%, उससे ऊपर ये होगा नहीं। तो वो जितना भी आपका 9.5 से ऊपर जाएगा वो सारा आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा इस साल के लिए। चलिए, कंफ्यूजन दूर हो गया कुकरेजा साहब। देना पड़ेगा, लेकिन कितना देना पड़ेगा इनको? 9.5 से ऊपर जो बनता है उस पे उसके ऊपर 22.5 उनको पूरा मिला है, उसमें से 9.5 एग्जेम्प्ट हो जाएगा उसके जो बचे ऊपर। और इनके जो एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा है 194A में, वो बिल्कुल ठीक काटा है, तो उनकी कैलकुलेशन मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। वो एज इट इज उसको रिटर्न में दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, कंफ्यूजन दूर होता हुआ अशोक कुकरेजा साहब का। इस बीच एक कॉल फटाफट ले लेते हैं। भारत भूषण अग्रवाल साहब हैं, शिरडी से हैं। अग्रवाल साहब नमस्ते। नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्ते, बताएं क्या उलझन है? गौरी जी हैं। जो पीपीएफ से इंटरेस्ट आता है वो एग्जम्प्ट होता है सेक्शन 10(11) में। तो जब मैंने ITF 1 भरना चाहा, उसमें C3 में एग्जम्प्ट इनकम दिखानी पड़ती है, शेड्यूल C3 में। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जो कैटेगरी रेलेवेंट है वो सम रिसीव फ्रॉम पॉलिसीज, कॉन्ट्रीब्यूशंस सच एज LIC, NPS, PF, सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें पीपीएफ का ऑप्शन नहीं है। और जब सब कैटेगरी आगे जो जिसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में सब कैटेगरी आती है, उसमें खाली 10(11) में एक ही कैटेगरी आ रही है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड। तो मेरी दुविधा ये है कि अगर मैं नहीं दिखाता हूँ तब भी गलत है, दिखाता हूँ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड में, तो क्या चलेगा? क्योंकि पीपीएफ और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड डिफरेंट स्कीमें हैं। ठीक है ना, गौरी बताएंगे कैसे उलझन दूर करें? प्रैक्टिकल उलझन है। बिल्कुल। थोड़ा सा ये रिटर्न में जो क्लासिफिकेशन का इशू है ये कई बार आ जाता है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आता कि आपको कौन से हेड में दिखाना है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है, तो इससे टैक्सेबिलिटी पे कहीं भी इम्पैक्ट आपका नहीं आएगा। और कहीं भी अगर आप इसको अपने अगर हल्का भी अलग हेड हो गया तो आपका टैक्स एविजन की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन जैसा आपने कहा, ये 10(11) में ही आएगा। जो आपका स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं आपके प्रोविडेंट फंड, उसी में ये आता है पीपीएफ का इंटरेस्ट भी। आप उसको 10(11) सबसेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आप अपनी एग्जेम्प्ट इनकम दिखाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक कैटेगरी मानी जाएगी। वहाँ पे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिर्फ एक रिपोर्टिंग है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी साल आपका
दूसरे हेड में चला गया जो आपको ऐसा लगा कि वो पीपीएफ का ही इंटरेस्ट है, कोई बहुत मेजर इशू इसमें होने वाला नहीं है, प्रोवाइडेड आपके पास अपने बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आपके पास पासबुक है, जेन्युइन पेमेंट्स आपकी बैंक अकाउंट से पीपीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए गई थी, आपकी पासबुक में अपडेटेड है आपका इंटरेस्ट और ये सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स आपके पास हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। क्यों? काफी हद तक दूर हो गई है, परंतु प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ तो डिफरेंट स्कीम्स नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट स्कीम्स हैं, बट जैसा आपने कहा कि ये पीपीएफ की क्लासिफिकेशन अलग से नहीं आती है, ये इसी में काउंट किया जाएगा, इसी में फॉल करेगा, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल डिफरेंट स्कीम है, लेकिन क्लासिफिकेशन जो किया गया है, जो आप ड्रॉप डाउन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अलग से नहीं किया गया, तो आप इसमें डाल दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों गौरी, क्लियर है? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अच्छी बात है कि आपने क्लैरिटी लिया, क्योंकि इतनी जानकारी आपके पास थी, तो कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। आपके बहाने बहुत सारे लोग भी इससे लाभान्वित हुए होंगे। और फिलहाल कई सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको एक चीज़ और बताएं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त विदेश वाली जो संपत्ति है उसको कैसे दिखाएं, कहाँ दिखाएं, कौन कौन से संपत्ति को दिखाना ज़रूरी है, ये सारी बातें बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल हैं, लेकिन इससे पहले एक मुद्दा जो आप चर्चा भी कर रहे थे कुछ देर पहले कि बहुत सारे लोग बाहर से इंडिया आए हैं, अलग अलग वजहों से आए हैं, खासतौर से जेनजी वहाँ से आए हैं यहाँ पे, तो उनके कुछ ना कुछ एसेट वहाँ पर हैं तो रेजिडेंट इंडियन, लेकिन एसेट कुछ ना कुछ वहाँ पे बैंक अकाउंट उसमें पैसा पड़ा हुआ, चाहे कुछ थोड़ी संपत्ति खरीदी होगी, कहीं वहाँ के शेयर होंगे, तो अब रिटर्न यहाँ फाइल करें तो उनको क्या करना है? तो लक्ष्मण, अगर हम इन बातें करें जेनजीज की जो यहाँ वापस आए, या तो बाहर पढ़ के वापस आए या वहाँ पे कुछ टाइम जॉब करके वापस आए, और वहाँ पे उनका कोई बैंक अकाउंट था या पेरेंट्स ने पैसा भेजा अब्रॉड, या उनका कोई सैलरी अकाउंट था जो उन्होंने जितना टाइम जॉब करी एक बैंक अकाउंट वहाँ पे खोला था, या अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने वहाँ पे कुछ शेयर्स खरीद लिए, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज के शेयर खरीदे, और वो सब छोड़ के वो यहाँ वापस आ गए, जिसमें से कई लोगों के तो अकाउंट शायद डोरमेंट हो गए हैं और उसमें कोई बैलेंस भी नहीं है। वो लोग ये नहीं जानते हैं कि उनको यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी है। अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हैं तो आपको किसी भी कंट्री में आपका कोई भी एसेट है, या किसी भी कंट्री से आपकी कोई भी इनकम आ रही है, या आपकी कोई साइनिंग अथॉरिटी है किसी कंट्री में, या कहीं बेनिफिशियल इंटरेस्ट है आपका, वो सब आपको इस इंडिया में इस साल रिटर्न में दिखाना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ये कई सालों से दिखाना बहुत ज़रूरी है, और गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए है। जहाँ पे भी आपने अपना फॉरेन एसेट या फॉरेन इनकम नहीं दिखाई, आपको नोटिस आ सकता है। पिछले 1-2 साल से नज कैंपेन चल रही है, जिसमें सरकार बार बार आपको कह रही है कि आप इसको केयरफुली दिखाइए, कहीं भी कुछ इवेजन है डिक्लेयर करिए वॉलंटरी बेसिस पे। इस साल बजट में एक एमनेस्टी स्कीम लाई गई, मेरे ख्याल से ये आखिरी मौका दिया गया है आपको कि आप अपनी कोई भी आपसे अगर एसेट या इनकम रिपोर्टिंग मिस हुई है आप उसको दिखाएं। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो फॉर्म है ना लक्ष्मण, ये बहुत टफ फॉर्म है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट है और आप जुलाई के एंड में रिटर्न भरेंगे, आप नहीं भर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आपको देनी होती है। सपोज करिए आपका बैंक अकाउंट है, उस बैंक में आपका एवरेज बैलेंस कितना था, आपका हाईएस्ट बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, शेयर्स हैं, शेयर्स का पूरे साल में हाईएस्ट क्या पॉइंट रहा, वो शेयर की वैल्यू क्या रही, कितना अभी है, क्या एवरेज है। ऐसी इतनी सारी कैलकुलेशंस और डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी कि आप आखिरी मिनट पे ये नहीं भर पाएंगे। तो टाइमली अपनी रिटर्न को प्रिपेयर करना शुरू करिए अगर आपका कोई भी फॉरेन एसेट या इनकम है। और अगर आप इंडिया में रेजिडेंट है और आपकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है इंडिया में, तो भी आपको दिखाना, अपनी रिटर्न फाइल करनी है अगर आप फॉरेन एसेट्स या इनकम होल्ड करते हैं। एक चीज़ और बताइए कि मान लीजिए वहाँ फॉरेन एसेट है, इंडिया में कोई इनकम है नहीं, तो उस पर टैक्स वैक्स भी देना पड़ेगा? किसी बताने? देखिए, अगर इनकम है, अगर एसेट है इनकम नहीं है, तो आपको सिर्फ रिपोर्ट करना है। अगर आपकी फॉरेन में इनकम है तो इंडिया में डेफिनेटली आपको टैक्स देना है। अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है। हालांकि इसमें एक कैच ये है कि आप जिस भी कंट्री से आपकी इनकम हो रही है, अगर आपने वहाँ पे कोई भी टैक्स दिया है तो इंडिया का लगभग हर कंट्री के साथ एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जिसके आर्टिकल के थ्रू अगर आप देखें तो आपको डबली टैक्स नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ पे उस
का क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि जो टैक्स आपने वहाँ पे किया है उसकी कैलकुलेशन होती है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन डेफिनेटली आपकी वो इनकम यहाँ टैक्सेबल हो जाती है। अगर आप मान लीजिए आपने उस कंट्री में टैक्स नहीं पे किया है, वहाँ पे उस पर टैक्स बनता नहीं था, तो डेफिनेटली आपको इंडिया में उस पर टैक्स देना। चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा, अगर फॉरेन एसेट कहीं से किसी भी नज़रिए से तो रिटर्न में जरूर दिखाइएगा। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात तो मुझे यही लगी कि आमतौर पे लोग आखिरी समय पे चल के टैक्स फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो मत करिएगा, क्योंकि बड़ा झंझट वाला काम है। खुद से कर रहे हैं तो और जल्दी कर लीजिए, और टैक्स एक्सपर्ट को भी दे रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, तो उनको भी पहले बोल दीजिए, क्योंकि आखिर के समय में उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है। इस बीच कई सारे फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं। मुंबई से प्रवीण गोडबोले जी हमारे साथ लाइन पे हैं। प्रवीण साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। बताएं कहाँ उलझन है? नमस्कार जी हैं आप। मैडम ऑल्सो। नमस्कार। हाँ, मैडम ऐसा है कि पिछले वर्ष मेरी पत्नी रिटायर हुई, तो रिटायरमेंट के बाद उसे जो बड़ी रकम मिली उसको उसने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, और निवेश करते समय उसने पहला नाम अपना रखा है और मेरा नाम जॉइंट रखा है। अब इस वर्ष पत्नी द्वारा किए गए निवेश को मेरे AIA स्टेटमेंट में भी दिखाया जाए, जबकि यह रकम मैंने अपने किसी आय स्रोत से निवेश नहीं की है। अब मुझे डर है कि इनकम टैक्स विभाग मुझसे इस बड़ी रकम की निवेश हेतु आय का स्रोत पूछ सकता है, तो मैं किस प्रकार इस प्रविष्टि को AIA स्टेटमेंट से निकालने के लिए आवेदन कर सकता हूँ? कृपया ये बताइए मुझे। ये अच्छा हुआ ना मैडम ने आपके नाम पे, आपको भी यहाँ पे नाम डाल दिया, ताकि आप इस सारे झंझट को संभालें, उनको ना संभालना पड़े। बताइए गौरी कि कैसे संभालेंगे इसको? तो देखिए, इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि आपने जिनके थ्रू इन्वेस्टमेंट की है या आपने किसी ऐप से इन्वेस्टमेंट की है, तो वहाँ पे पैन नंबर किसका दिया गया है। अगर आपने सिर्फ वाइफ का पैन दिया है तो आपके AIS में ये आना ही नहीं चाहिए। अगर दोनों का पैन दिया है तो हो सकता है कि आपके AIS में भी ये आ गया हो। अगर आप अपना AIS खोलेंगे तो आपको डेफिनेटली ये एंट्री दिखेगी, सारी एंट्रीज दिखेंगी आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ पे एक फीडबैक का ऑप्शन आ रहा होगा, और वो फीडबैक के ऑप्शन में जब आप जाएंगे आपको ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उसमें एक ऑप्शन होता है जहाँ पे लिखा होता है दिस इनकम बिलोंग्स टू माई स्पाउस। आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, आप फीडबैक सबमिट कर दीजिए, वो रियल टाइम बेसिस में आपकी फीडबैक सबमिट हो जाएगी और एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ इशू है, आपको नोटिस आता है, तो भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके वाइफ के अकाउंट से की गई है। वाइफ को आपने जैसे कहा रिटायरमेंट पे कॉर्पस मिला था, उसका भी प्रूफ आपके पास होगा। वो इन्वेस्टमेंट भी आपकी वाइफ के बैंक अकाउंट से गई है, उसका भी आपके पास प्रूफ होगा। अगर उससे उनकी कोई इनकम हुई है वो भी आप अपनी वाइफ के रिटर्न में दिखाएंगे, उसका भी आपके पास प्रूफ होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, बट फीडबैक ज़रूर सबमिट कर दीजिएगा कि ये जो इनकम है, जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये मेरी नहीं है, मेरी वाइफ की है, और वो एक्सेप्ट हो जाएगी, तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। चलिए, ऐसे कोई दिक्कत तो संपर्क कर लिया करिए टैक्स गुरु से, आपके उलझनों को हमेशा दूर करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। इस बीच एक अतुल कुमार जी का सवाल है, उनका भी ले लेते हैं। अतुल जी नमस्ते, बताया जाए क्या मामला है? नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्ते। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे सवाल जो है वो NPS Tier 1 इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। मैं पिछले कुछ सालों से NPS में कंट्रीब्यूट कर रहा था Tier 1 में, और अभी तक जो उनका रूल कहता था कि अगर आप 60 ईयर्स की एज के बाद आप 60% अपना जो कॉर्पस है उसको विड्रॉ कर सकते हैं, और जो कि टैक्स फ्री रहेगा, और बाकी 40% से आपको कंपल्सरीली एन्युटी लेनी थी। लेकिन अभी लास्ट ईयर दिसंबर में कुछ इसमें अमेंडमेंट हुआ है कि अगर आप 60 साल से ऊपर हैं और आपका कॉर्पस 8 लाख से नीचे है तो आप अपना 100% कॉर्पस विड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये मेरा कॉर्पस जैसे कि 8 लाख से कम है और मैं पूरा अगर विड्रॉ करता हूँ तो उस पर मेरा क्या टैक्सेशन रहेगा? अच्छा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है लक्ष्मण, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं देखने वाली। एक है हमारे जो NPS के रूल्स हैं, जो हर 1-2 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें होते रहते हैं, और जो आपने ये चेंज बताया ये रिसेंट है कि आप अगर 60 इयर्स की एज के हैं, 8 लाख से कम का कॉर्पस है, आप 100% विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको NPS रूल्स ने तो अलाउ कर दिया ये विड्रॉल, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली इनकम टैक्स एक्ट में कोई चेंज अभी नहीं किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि आप 60%
60% तक जो लमसम विड्रॉल है उस पे टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 60% तक के विड्रॉल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बैलेंस 40 पे लगेगा। अभी वहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आप मान के चलिए कि अगर आप अभी विड्रॉ करते हैं 100% तो 8 लाख का 60% एग्जेम्प्ट होगा, 40% आपका टैक्सेबल होगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इस साल जब बजट आएगा उसमें ये अमेंडमेंट ज़रूर की जाएगी, क्योंकि अगर एनपीएस रूल्स में अलाउ किया है 100% विड्रॉल, हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट भी उसको छूट पूरी दे दे, लेकिन अभी की डेट में ऐसा कोई भी छूट नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि ये टैक्स लगेगा। तो अगर आप थोड़ा वेट भी करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो कर लीजिए। मेरी उम्मीद है कि इस साल इसमें कोई चेंज आ जाएगा। चलिए, इनको उम्मीद है कि इस साल कोई चेंज आ जाएगा, लेकिन अभी जो कानून है वो आपको इन्होंने बता दिया, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। शो का समय यहीं पर ख़त्म हो रहा है, इसलिए बाकी सवाल ले नहीं पाऊंगा। गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे, और सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए सिंह सेवाज। नमस्कार।